School, Kannauj. This is the SST class and I am your SST teacher. Today I am going to explain about the history chapter number 4, travel and the vision of a golden age. You know that India is the home to a large number of indigenous people who are still untouched by the lifestyle of the modern world. These tribal people depend on hunting and gathering, herding and rearing, agriculture and fishing. Okay. Some of major tribals, these are peoples are called tribals. Okay, and the some are major tribals are Gonds, Santhals, Kaisis, Bhils and Great Andamanis. All these tribal people have their own culture, okay, tradition, language and lifestyle. The Gonds are the tribal community mostly found in the Gond forest of central India. Mundas tribal mainly inhabited in the region of Jharkhand, Madhya Pradesh and Chhattisgarh also. Although they were well spread in state of West Bengal, Chhattisgarh, Orissa, Bihar, and I told you na, these tribals and Mundas found in mainly found in Jharkhand, Bihar, and some parts of Odisha, West Bengal, and Chhattisgarh. In this chapter, we study about the Mundas and Santhals. Okay. Well, most important thing is how did tribals group live? अब ये कैसे जीते थे या जीते हैं? अभी भी कुछ ना तो कुछ हमारे ट्राइबल्स एरिया में ट्राइबल्स मिलते हैं. ओके. Then by the 19th century, tribals living in different parts of India were involved in a variety of activities. अब ये क्या करते थे? Some झूम कल्टिवेटर्स. झूम कल्टिवेशन क्या होता है? झूम कल्टिवेशन होता है जिसमें हम बताते हैं या जिसमें हम ये देखते हैं कि उस समय के ट्राइबल्स जो घने जंगल होते थे, फॉरेस्ट होते थे, उन फॉरेस्ट के ट्रीज़ को कट करके ज़मीन पर सनलाइट लाने की कोशिश करते थे, जिससे उस सनलाइट के द्वारा उस सनलाइट से उनका एग्रीकल्चर प्रोसेस कंप्लीट हो पाए. देन और भी चीज़ें होती थी जिनसे वो अपना लिवलीहुड आगे बढ़ा सकें. सेकेंड थिंग इज़ आफ्टर हार्वेस्टिंग. अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें आई हैं वेजिटेशन के लिए. आफ्टर हार्वेस्टिंग वो अपनी जो उनका सरफेस होता था, लैंड होता था, उससे पहले आप कल्टीवेट करवाते थे, फिर उसको फिर हार्वेस्टिंग के लिए ले जाते थे. हार्वेस्टिंग के बाद द लैंड वॉज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर टू रिगेन फर्टिलिटी. अब जब उसमें सनलाइट ही नहीं पड़ती थी, कई सारे ट्री वहाँ पर अपना एक शेड बनाए रहते थे, तो उसमें सनलाइट पड़ती नहीं थी, फर्टिलिटी आती नहीं थी. तो झूम कल्टीवेशन में क्या होता था, वो पहले पूरा ट्रीज़ को कट करते थे, देन उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग करते थे. हार्वेस्टिंग के बाद फर्टिलिटी लाने के लिए वो ज़मीन को छोड़ देते थे. फर्टिलिटी लाने के बाद उसमें वो अपनी फसलें उगाया करते थे. ओके, ये हो गया आपका झूम कल्टीवेशन. अब वो और किस पे रहते थे? झूम कल्टीवेशन हो गया. देन नेक्स्ट थिंग इज़ हंटिंग एंड गैदरिंग. These peoples were depend for some times gathering and hunting. वो जानवरों का शिकार करते थे, उनको खदेड़ कर लेके आते थे. ये चीज़ें तो आपकी हो गई. या वो इकट्ठा करके रखते थे फ्रूट्स को, क्योंकि उनका जब तक 19th सेंचुरी में हम लोग बहुत डेवलप कर चुके थे, बट ये अपनी डेवलपमेंट को नहीं कर पाए. इसलिए इनका क्या मेन होता था, ये अपना हंटिंग करते थे, या तो जानवरों की, एनिमल्स की, या फ्रूट्स की गैदरिंग करके इकट्ठा करके रखते थे, चीज़ों को इकट्ठा करके रखते थे. ओके. आफ्टर दैट सम हर्टेड एंड रियर्ड एनिमल्स. अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते थे जिनको ये पालते भी थे.
फॉर एग्जाम्पल कैटल ऑफ शीप, यानी शीप भेड़ों का झुंड होता था, उनको ये पालते थे और उनसे ये अपने लिए ऊन निकाला करते थे। अब जैसे आज का मेथड है कि वो मशीन से ऊन निकाली जाती है, बट उस समय ऐसा मेथड नहीं था। वो क्या करते थे, उनके पास जो भी सीज़र या नाइफ जो भी होता था उससे वो भेड़ों की खाल से ऊन निकालते थे और उनके वो अपने कपड़े बनाते थे, स्पेशल टाइप के कपड़े उनके होते थे। इसमें आपकी बुक में एक और चीज़ थी, सेटल्ड एग्रीकल्चर। With time, many tribals settle down permanently at one place. They begin to cultivate crop on field near their houses. It's mean वो परमानेंट प्लेस पर शिफ्ट हो जाते थे और अपने ही घर के आसपास वो एक कल्टीवेशन एग्रीकल्चर डेवलप करते थे। इसको ही हमारा सेटल्ड कल्टीवेशन कहते हैं। Many times the clan as whole acquired right over the land. Some people within the clan gradually acquired more power. कुछ लोगों को ज़्यादा पावर उसमें मिल जाती थी और कुछ लोगों को कम पावर मिलती थी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कम ज़मीन थी उस समय तो आप कम कल्टीवेशन करते थे, कम एग्रीकल्चरल लैंड पर अपना एक ऑक्यूपेशन कर पाते थे। देन अगर आपके पास ज़्यादा जो है लैंड होता था तब आप अपना कल्टीवेशन एग्रीकल्चर का प्रोसेस ज़्यादा कर पाते थे। तो उसमें जिनके पास ज़्यादा लैंड होता था वो अपना ज़्यादा पावर रखते थे, एंड जिनके पास कम लैंड होता था वो अपना पावर कम रख पाते थे। नेक्स्ट थिंग इज हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। देन उस समय 19th सेंचुरी में अंग्रेज़ों का भी शासन था हमारे यहाँ। देन कॉलोनियल रूल्स किस तरीके से ट्राइबल्स की लाइफ स्टाइल पर इफ़ेक्ट किया, यह आपके चैप्टर में बताया गया है। The lives of tribal group changed during the British rule. Let us see what these changes were. अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके के changes इनके हुए। To expand the cultivation and thereby revenue, the British government introduced the growing of cash crops and new revenue collection policies like the permanent settlement of 1793. परमानेंट सेटलमेंट जो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, वो 1793 में जो लागू हुआ था वो ब्रिटिश रूलर्स ने यहाँ पर इन ट्राइबल्स के ऊपर अप्लाइड किया और उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू सिस्टम और कैश क्रॉप्स के ऊपर, यानी फुटकर क्रॉप जो होती थी उनके ऊपर उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम लगाना स्टार्ट किया। The introduction of such a revenue system brought to self-sufficiency of tribals and brought them at the mercy of a new class of people, the money lenders. It's mean वहाँ पर जब न्यू रेवेन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग या बेस पर वहाँ उन पर रेवेन्यू लगाया गया तो जो उनकी सेल्फ इफिशियंसी थी, यानी कि अपने लिए चीज़ों को बचाने की, वो कम हो गई। और जब वो कम हो गई तो उनके लिए कुछ नहीं बचता था। जो भी होता था वो सभी के सभी जो वहाँ पर मनी लेंडर्स होते थे, यानी कि ठेकेदार, साहूकार जिनको कह सकते हैं, वो सारा का सारा रेवेन्यू अपने पास रख लेते थे। देन जो भी आपको कॉलोनियल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना आता था उन्हें दे देते थे। देन अपने पास रखने के बाद में जो उनका फसल उनके लिए भी होती थी उससे भी वो अपना गैदर करके रख लेते थे। इससे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। मैनी नॉन ट्राइबल बिगिन टू सेटल इन ट्राइबल एरियाज, और कई सारे ऐसे भी थे जो ट्राइबल नहीं थे बट ट्राइबल एरिया में आना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आप लोग अभी देखते हो कि अब वो चीज़ें नहीं चल रही हैं, बट कुछ लोग ऐसा होता है कि शहर के लोग गांव में जाकर के बसते हैं और क्या करते हैं कि वहाँ की जितनी भी खाली ज़मीन होती है, फर्टाइल ज़मीन होती है, एरिया होता है, लैंड होता है, वहाँ पर जाकर के वो अपना एग्रीकल्चर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देन उसमें वो अपना क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं। देन वहाँ से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कुछ समय बाद वो वहीं पर बस के रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वहाँ की जो लोकेलिटी होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसकी ज़मीन छिनती चली जाती है। ऐसे ही उस समय था, कई सारे ऐसे जो नॉन ट्राइबल पर्सन्स थे, पीपल थे, वो जाकर के वहाँ रहने लगे और उन्होंने ट्राइबल्स की जो लैंड थी उस पर जाकर के अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। दीज पीपल वर टर्न दिकूस आउटसाइडर,
अब उस समय उन आउटसाइडर को बोला जाता था धिकूस बाय द ट्राइबल। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिफरेंट इन डीलिंग विद द ट्राइबल ग्रेवियंस एज दे ब्रॉट वेरी हार्श एंड अनफ्रेंडली। अब जो वहाँ पर नॉन ट्राइबल जाते थे और ट्राइबल जो होते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन लोगों के साथ एक डिफरेंट बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया। ट्राइबल्स के साथ बहुत ही हार्श बिहेवियर करते थे एंड नॉन ट्राइबल के साथ उनका बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर होता था, क्योंकि वो उनका रेवेन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग सब कुछ उनको पहुँचाते रहते। बट ट्राइबल्स के पास रेवेन्यू सिस्टम नहीं होता था, इसलिए वो नहीं पहुँचा पाते। सो what did they do? उनमें इन चीज़ों के लिए कई सारे तरीके के विद्रोह उत्पन्न होने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे उनके, और तब जा कर के कुछ चीज़ें डेवलप हुई। अब इन डेवलप होने की चीज़ों में क्या था? रिवॉल्ट हुए। कॉज क्या थे रिवॉल्ट की? वो आपकी बुक में दिए गए। Some of the tribal uprising took place in reaction to the efforts of landlords to impose taxes on the customary use the timber and grazing facilities, police taxation, exploitation by middlemen which were generally outsider. It's mean वहाँ का जो टिम्बर होता था, ग्रेजिंग होती थी वहाँ पर, जो पुलिस सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो क्या करता था? आउटसाइडर को हेल्प पहुंचाने के लिए, बेनिफिट देने के लिए वहाँ की कई सारी चीज़ों में हैरेसमेंट करने लगा। हैरेसमेंट मीन था शोषण, यानी किसी भी तरीके से वहाँ पर डेवलप नहीं होने देता था उन चीज़ों को, और बताने लगा कि ये चीज़ें हम लोगों के लिए नहीं हैं। और जितने भी आउटसाइडर होते थे उनको या तो वो मिडिलमैन बना देता, यानी जिसे आज की भाषा में कहते हैं बिचौलिया या दलाल। तो वहाँ पे वो आउटसाइडर दलाल बन के पहुँचते थे, और दलाल बनने के बाद वो वहाँ की इन चीज़ों को गैदर करने लगे। टिम्बर जो वहाँ का होता था उसको अपने आप में गैदर करने लगे, कम दाम पर उनसे लेते थे, उन्हें कम दाम देते थे, और जब बाहर बेचते थे तो उसका ज़्यादा दाम होता था। एक ये रीज़न हुआ। नेक्स्ट रीज़न इज़ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इनकरेज्ड इन्फ्लुएंस द क्रिश्चियन मिशनरीज इनटू द ट्राइबल एरियाज। उस समय ट्राइबल एरियाज़ में कह सकते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसने वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज़ की स्टार्ट की, जिनमें वो वहाँ पर जा कर के अपना क्रिश्चियनिटी मिशनरीज़ का एक तरीके से स्प्रेडिंग कर पाए। कह सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने उनके सोशल इकोनॉमिक कल्चर को मिटा करके अपना मिशनरीज़ सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चर डेवलप करने की कोशिश की, और वो उसमें सक्सेस भी हुआ, सक्सीड हुआ उनका वो ये प्लान, और जो ट्राइबल्स कल्चर था वो डिस्ट्रॉय होने लगा। इस वजह से भी वहाँ पर रिवॉल्ट की स्टार्टिंग हुई। देन द कॉलोनियल गवर्नमेंट aspersed the forest lands and the place restrictions on access to forest, product land and village common lands. Means वहाँ का जो कॉमन लैंड था वो कई दूसरे लोगों को देना स्टार्ट कर दिया कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इस वजह से भी वहाँ पर रिवॉल्ट की स्टार्ट हुआ। इम्पोजिशन, नेक्स्ट कॉज इज इम्पोजिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। अब वहाँ का जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, मैंने आपको बताया, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन पैदा करने वाला था। ओके, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय नॉन ट्राइबल्स टू ट्राइबल एरियाज और ओवर फॉरेस्ट कवर लेड टू इरोशन ऑफ द ट्राइबल ट्रेडिशन और जॉइंट ओनरशिप। यानी जॉइंट ओनरशिप में वहाँ पर ट्राइबल एरिया का एक्सटेंशन होने लगा। कई सारी चीज़ें ऐसी डेवलप की गई जिसमें लैंड का जॉइंट पार्टनरशिप होने लगी। देन बाहर से आने वाले लोग वहाँ के लैंड को ऑक्यूपाइड करने लगे और वहाँ पर अपना एग्रीकल्चर स्टार्ट करने लगे। अब जो वहाँ के ट्राइबल एरिया ट्राइबल्स थे उनमें एक तरीके का प्रोटेस्टिंग फीलिंग डेवलप हुआ और वो इन चीज़ों को अपोज करने लगे। अपोज करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ में आपके घर में आकर के आपके जो अधिकार क्षेत्र होता है जहाँ पर आप काम करते हो, अगर उसमें आकर के कोई भी डिस्टर्बिंग करने लगे या इंटरफेयर करने लगे तो आपके अंदर भी एक फीलिंग आती है कि इन चीज़ों का हम विरोध करें। तो वो ट्राइबल
एरिया जो ट्राइबल्स थे वो भी इन चीज़ों को अपोज करने लगे। सम इम्पॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग टू इंक्लूड, अब कुछ जो वहाँ पर ट्राइबल्स थे उन्होंने इनको अपोज किया, उनमें से थे हमारे संथाल, खोन, खासी रिवॉल्ट, रामपा रिवॉल्ट, मुंडा रिवॉल्ट एंड भील अपराइजिंग। अब इसमें एक आपकी बुक में केस स्टडी दिया गया है संथाल एंड मुंडा अपराइजिंग का। संथाल अपराइजिंग, बिफोर द advent of the British in India, the Santhal resided peacefully in the Hilly district। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश इंडिया का आया था उससे पहले संथाल बहुत अच्छे तरीके से रहते थे यहाँ। उनके मन में कोई भी नहीं था, वो अपना एक कल्चरल, उनका एक कल्चर था, उनकी एक सोशल इकोनॉमिक सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंग वो अपना रहते थे। बट जब वहाँ पर आकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना इंटरफेयर स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट करने के बाद उन चीज़ों में संथाल्स का एक प्रोटेस्टिंग फीलिंग स्टार्ट हो गया। दैन उन्होंने क्या किया, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन 1853 द संथाल परगना लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ टू द संथाल। मीन्स 1853 में जब हमारे यहाँ इंडियन कह सकते हैं रेलवे का स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद कई सारी चीज़ें क्या था कि रेलवे में आपने देखा होगा जो नीचे आपका जो रेल गेज बिछाया जाता है उसमें आप अब देखते होंगे एक पत्थर के वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं, कह सकते हैं उसमें पट्टे जैसे लगे होते हैं। देन उस समय क्या होता था, जो संथाल एरिया ट्राइबल एरिया में एक टिम्बर होता था जिसको आप सागौन कह सकते हो, टिम्बर के ट्रीज़ होते थे, उनकी जो लकड़ी होती थी उनसे बने हुए ब्लॉक्स बिछाए जाते थे, उनके ऊपर पटरी बिछाई जाती थी। तो उसके लिए हमको कई सारे ट्रीज़ की नीड होती थी, हमको क्या होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, तब वो क्या करते थे, ट्राइबल एरिया से ले जा करके कई सारे ट्रीज़ कट कर ले जाते थे और सस्ते दामों में जा कर के वो रेलवे को बेच देते थे। तो इसके लिए वहाँ पर संथाल ट्राइबल्स में एक तरीके से अपोजिंग फीलिंग्स डेवलप हुई और उन्होंने कहा जब यहाँ से आपको ले जाना ही है तो हमको एक अच्छा दाम दे करके ले जाइए। बट ब्रिटिश कंपनी की तो ये एक तरीके से पॉलिसी थी कि वो कोई भी चीज़ होता था हमारे इंडिया में वो कम दाम पर ले जाते थे और हाई रेट पर उसे बेचते थे। इस वजह से संथाल ने एक प्लानिंग बनाई कि हम इन चीज़ों का अपोज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इन चीज़ों के खिलाफ। तो उसमें संथाल में 4 संथाली मुर्मू ब्रदर्स थे जिनका नाम था सिद्धू, कनू, चांद एंड भैरव। इन चीज़ों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा वरीड थे, जो इनजस्टिस चल रहा था उस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो वो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे। दे सक्सीडेड इन देयर efforts in the beginning and the British were turned out of the entire Santhal territory, but अब इन चीज़ों में वो सफल हुए और जो टेरिटरी थी वहाँ संथाल लोगों की वहाँ से ब्रिटिश जाना भी स्टार्ट हुआ। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कुछ ना तो कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें आपके अंदर से ही कुछ ऐसा हो जाता है कि अपना ही इंसान गलत कर जाता है। उसमें क्या हुआ, February 1856 द रिवॉल्ट वॉज सप्रेस्ड ब्रूटली। कुछ ऐसे तत्व जिनको उस समय कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरीके का लालच दिया और वो जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को संथाल्स की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बताने लगे और उसके बारे में जब बताया तो बहुत ही भयानक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस संथाल अपराइजिंग को यानी रिवॉल्ट को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। इन 1917 द संथाल अगेन रिवॉल्ट अगेंस्ट फोर्स्ड रिक्वायर्ड रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर इन द मयूरभंज। इट्स मीन जो वहाँ पर रिक्रूटमेंट होता था कई सारी नौकरियों का, तो संथाल ने उसके लिए भी अपराइजिंग किया, बट दीज रिवॉल्ट वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। इसका मीन है कि वो रिवॉल्ट भी उनका बेकार गया। यह आपका संथाल रिवॉल्ट हो गया। देन मुंडा अपराइजिंग। अभी मुंडा अपराइजिंग आपका हुआ था 1895 से लेकर के 90, इट्स मीन 5 ईयर्स में मुंडा अपराइजिंग हुआ है आपका। द मुंडा रेबेलियन 2 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
मुंडा जो थे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे ब्रिटिश रूल के समय में। इन्होंने भी अपना एक रेबेलियन स्टार्ट किया। द नॉन ट्राइबल पीपल इम्पोज फोर्स लेबर एज द वेट थ्योरी and the tribals increased which during the British period. Moreover, the contracts had turned the region into the recruitment ground for introduce the labor. It's mean वहाँ पे जो लेबर होते हैं नॉन ट्राइबल्स होते थे, मुंडास ट्राइबल्स में जा कर के अपने तरीके से अपने हिसाब से वो अपना काम करने लगे। देन इसमें एक उनके आदिवासी मुंडा जो थे वो हुए आपके बिरसा मुंडा। अब ये बिरसा मुंडा कौन थे? Birsa Munda was a young Adivasi who led the long struggle against the policy of the British that allowed the local zamindars. It's mean जो वहाँ की बिरसा मुंडा एक आदिवासी थे, यंग आदिवासी थे, जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ थी उनके अगेंस्ट वहाँ पर एक तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। जो वहाँ ज़मींदार होते थे उनके लिए खिलाफ एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। अब बिरसा मुंडा की पूरी इसमें एक वो दिया गया है, वो आप अपना पढ़ भी सकते हैं। उसमें जब आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो वो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया था 1890s में। हिज फर्स्ट अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड इन 1895 में। अब उन्होंने जो 1890 में स्टार्ट किया था अपना अपराइजिंग, यानी उन्होंने प्रोटेस्ट जो स्टार्ट किया था वो उनका 5 ईयर्स तक चला था और वो ख़त्म हुआ था जाकर के 1895। ही देन अडॉप्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, आप लोग आजकल देख रहे होंगे चाइनीज़ जो हमारे यहाँ युद्ध कर रहे हैं उसमें एक आपका सेना की एक टुकड़ी है, एक सेना की फोर्स है, इसको आप कहते हैं विकास फोर्स। ओके, तो वो क्या यूज़ करता है? गुरिल्ला पॉलिसी यूज़ करता है। अब गुरिल्ला पॉलिसी यूज़ कहाँ से हुई थी? वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जब रूल्स था तब से स्टार्ट हुई थी। बट यहाँ पर मुंडास ने भी उस वॉरफेयर को यूज़ किया। लॉन्चिंग सरप्राइज अटैक ऑन प्लेस क्लोज टू द लॉयल ऑफ ब्रिटिश। अब गुरिल्ला युद्ध में क्या होता था कि जो जहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल यानी वफादार होते थे उन पर जा कर के एक तरीके से हमला किया जाता था और अचानक हमला किया जाता था। उसका कोई पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता था, उनको कोई बात नहीं पता चल पाती थी। दैन इन चीज़ों के लिए वो तैयार नहीं होते और वहाँ जा कर के ब्रिटिश लॉयल जो होते थे उन पर जा कर के अपना एक हमला करते थे। जब तक वो संभालते थे तब तक वो अपना एक पूरी तरीके से सक्सीड कर जाते थे और वो जीत लेते थे। द ब्रिटिश केम डाउन हैविली अगेंस्ट द रेबेलियन। बट इन चीज़ों को ज़्यादा दिन तक तो आप देखो चला नहीं सकते। कुछ दिनों बाद आपकी इस पॉलिसी के बारे में सबको पता चल जाता है। तो वैसे ही मुंडास की जो गुरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज़ थी, पॉलिसी थी, उसके बारे में ब्रिटिश को पता चल गया और उन्होंने इसके खिलाफ स्टार्ट कर दिया अटैक करना। जो मुंडास ट्राइबल जहाँ रहते थे वहाँ पर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने मिटाना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से बिरसा मुंडा अरेस्ट किए गए 1895 को एंड इम्प्रेजेंट हिम, यानी उनको जेल में डाल दिया गया। एंड फिर ज़्यादा दिन वो 2 साल तक रख नहीं पाए। 1897 में उन्होंने बिरसा मुंडा को रिलीज़ कर दिया। दैन सून ही बिगेन ट्यूरिंग द विलेजेस ऑफ गैदर सपोर्ट। वो गांव में जा कर के सपोर्ट हासिल करने लगे। इन 19 बिरसा डाइड बट 1897 में रिलीज़ होने के बाद में 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में वो मर गए और जैसे ही वो उनका डेथ हुई ये मुंडा रिकॉर्ड वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो गया तो जो जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल थे उन्होंने उस मुंडा ट्राइबल पर अपना अधिकार स्टार्ट कर दिया और इन पे अपना एक तरीके से अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, यह आपका चैप्टर का एंडिंग हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपका है व्हेन पीपल रिबेल, यानी कि कब उन्होंने बदला लेना स्टार्ट किया। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको दे रखे हैं।
एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा, और जो भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरीज